Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6, National Movement during the First World War, Lucknow Pact and other developments. बेटा आप सबको पता होगा कि भाई जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो 1914 में स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हुआ था 1918 में। ठीक है, अब दूसरी बात, वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था अलाइज और सेंट्रल पावर के बीच में। हमें इनसे क्या लेना देना भाई, हमें लेना देना था क्योंकि हमारा जो रूलर था ब्रिटेन, इंग्लैंड, वो वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रहा था और क्योंकि वो हमारे ऊपर रूल कर रहा था तो उसने हमारे लोगों को भी वर्ल्ड वॉर 1 में लड़वाया। ठीक है, तो इस चैप्टर में ऑल इन ऑल हमें यही पढ़ना है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो हमारे इंडिया में जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, नेशनल मूवमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कैसी चल रही थी। ठीक है, चलते हैं। क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें, तो हमें पढ़ना है लखनऊ पैक्ट, फिर पढ़ना है हमें होम रूल लीग और फिर पढ़ना है हमें अगस्त डिक्लेरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, ऑल इन ऑल ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। चलो, तो बेटा आप सबको होल सेल का तो मतलब पता ही होगा, थोक के भाव में, है ना। तो इस पर्टिकुलर टाइम में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव हो चुकी थी, ब्रूटल हो चुकी थी, है ना। तो होलसेल पॉलिसी चल रही थी किसकी, रिप्रेशन की। रिप्रेशन का मतलब पता है क्या होता है, दमन करना। तो रिप्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन भर भर के कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, किसका, इंडियंस का। और इस वजह से जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वो थोड़ी धीमी पड़ गई थी। ये जो वर्ड है ना डैम, इसका मीनिंग होता है धीमा पड़ जाना, स्लो डाउन हो जाना। तो हमारी कंट्री में होलसेल रिप्रेसिव पॉलिसीज़ की वजह से जो कौन लेके आई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी थोड़ी सी डैम्प कर गई थी, थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई थी, धीमी पड़ गई थी। पर फिर इनमें रिवाइवल चालू हुआ, फिर ये धीरे 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 तेज़ी से बढ़ने लगी। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे कि भाई जो स्लो डाउन हो रही थी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वापस से कैसे बढ़ने लग गई। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न थे हमारे गांधी जी। गांधी जी की वजह से ये पॉलिटिकल एक्टिविटी फिर से अपवर्ड जाने लग गई। ठीक है, और इस टाइम में गांधी जी थे साउथ अफ्रीका में, इंडिया में तो थे भी नहीं, पर साउथ अफ्रीका में ये जो जो कर रहे थे ना उसका एक बहुत ग्रेट इम्पैक्ट था इंडियन पॉलिटिशियंस के ऊपर, इंडियन प्रोमिनेंट लीडर्स के ऊपर। ठीक है, जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने बढ़िया स्टैंड लिया साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट द क्रूअल एंड अनजस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, देखो हमारा भी रूलर ब्रिटेन, इंग्लैंड ही था, है ना। वैसे ही साउथ अफ्रीका को भी रूल इंग्लैंड, ब्रिटेन ही कर रहा था। क्लियर है, तो जो कुछ हम झेल रहे थे वही बेचारे साउथ अफ्रीका के लोग भी झेल रहे थे। तो गांधी जी वहाँ खड़े हुए डट के, उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि भाई ये जो तुम्हारी प्रैक्टिस है बड़ी क्रूअल है, बड़ी अनजस्ट है। ये जो वर्ड क्रूअल है ना, इसका मीनिंग होता है क्रूर, अनजस्ट का मतलब होता है अन्याय, है ना। तुम जो सरकार हो, तुम्हारा काम है जस्ट मेथड्स को लेके आना, प्रॉपर ट्रीटमेंट देना अपने लोगों का, पर तुम तो क्रूअल हो, अनजस्ट हो। और इसके अगेंस्ट में गांधी जी खड़े हुए और सारे इंडियंस इन्हें बहुत ग्रेटली एडमायर कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट होता है 1914 में। इस पर्टिकुलर टाइम में तिलक को भी रिलीज़ कर दिया जाता है, 1914 में तिलक को भी आज़ाद कर दिया जाता है। एंड इन 1916 जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो वापस से रीजॉइन कर लेते हैं किसको बेटा, कांग्रेस को। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कांग्रेस में दो दल थे, एक नरम दल, एक गरम दल, एक मॉडरेट्स और एक असर्टिव। ठीक है, तो ये जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे, ये जो कांग्रेस की प्रेयर और पटिशंस वाली जो पॉलिटिक्स थे उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, तो ये अलग हो गए थे। बट बाद में इन्होंने फिर से 1916 में ये कांग्रेस को फिर से ज्वाइन कर लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लखनऊ पैक्ट को। ठीक है, लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लीग अकॉर्ड ऑफ 1916। कब की बात कर रहे हैं बेटा, हम 1916 की बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर जो अकॉर्ड वर्ड है इसका मीनिंग होता है समझौता। ठीक है, क्या होता है, समझौता। अब मैं चैप्टर की शुरुआत में ही बोलने वाली थी कि क्या हमें वर्ल्ड वॉर 1 का कोई फ़ायदा हुआ, पर मैंने उसको छोड़ दिया, वहाँ पर बोला नहीं। पर बेटा वर्ल्ड वॉर 1 का एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था या एक फ़ायदा जो हमारे लिए था वो ये था कि इस पर्टिकुलर टाइम में लखनऊ पैक्ट साइन होता है किस किस के बीच में, कांग्रेस और लखनऊ मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, सो द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर पीरियड
वॉज द लखनऊ पैक्ट। और लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में साइन हुआ बेटा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन हुआ। ध्यान रखना, लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में साइन हुआ है? मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, ठीक है। और बेटा ये जो लखनऊ पैक्ट था, इसने किसको एस्टेब्लिश किया? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एस्टेब्लिश किया। मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने वाला साबित हुआ कौन? हमारा लखनऊ पैक्ट, ठीक है। अब बेटा हम वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से कांग्रेस और लीग साथ में आई। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस और लीग साथ में आ गई? तो एक दो फैक्टर नहीं है बेटा, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आई। तो पहला फैक्टर आप लिखेंगे चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मुस्लिम लीग। बेटा मुस्लिम लीग जो थी उसने अपने सोचने के तरीके में, अपने उद्देश्यों को लेकर कुछ चेंजेस लेके आई, जिस वजह से कांग्रेस के साथ आ पाई। वो चेंजेस ये थे कि इन्होंने पहली बात तो शांति से बैठ के ये सोचा, क्या हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, क्या ये दूसरे कंट्रीमैन या दूसरे भारत के लोगों से बिल्कुल अलग है? ऐसा तो नहीं है। हम चाहते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट हो इंडिया में, है ना, भले ही वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर हो पर सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ऐसे ही तो दूसरे भारत के लोग भी चाह रहे हैं, तो क्यों ना हम मिलकर प्रयास करें। तो देखो जो यंगर जनरेशन थी एजुकेटेड मुस्लिम्स की, उन्होंने रियलाइज़ किया कि इनके जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट नहीं है बेटा फ्रॉम दोज ऑफ अदर कंट्रीमैन। दूसरे जो कंट्रीमैन है, दूसरे जो भारतवासी, उनसे अलग नहीं है। इसी वजह से 1913 में, 1913 में जो मुस्लिम लीग थी उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट का करना, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सुधार करते हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अमेंडमेंट। तो जो मुस्लिम लीग थी उसने 1913 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और डिमांड की कि भैया हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे दो, भले ही हमें पूर्ण आज़ादी, कंप्लीट फ्रीडम ना दो, बस इतना उपकार कर दो कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे दो, भले ही वो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश क्राउन क्यों ना हो, क्योंकि हमारे अपने लोगों का भला हम ही कर पाएंगे, आप तो नहीं कर पा रहे हो, आप तो हमारी कंट्री को क्या कर रहे हो? बर्बाद ही कर रहे हो। तो इसलिए प्लीज़ हमें क्या दे दें? सेल्फ गवर्नमेंट दे दें, भले ही वो ब्रिटिश क्राउन के प्रोटेक्शन में क्यों ना हो। अर्लियर पहले जो लीग थी वो चाहती थी प्रमोशन ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। पहले जो लीग थी चाहती थी कि हमें बहुत ज़्यादा लॉयल होना है टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये हमेशा अपने एजेंडा में यही बोलती थी कि हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट में नहीं जाना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉयल बने रहना है, ठीक है। इनका एक उद्देश्य था कि भाई कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएं। देन इंटरनेशनल इवेंट्स की बात हम करेंगे। इंटरनेशनल इवेंट की बात करें हम, जिसकी वजह से ये लीग का दिमाग ठीक हुआ और इसने सोचा कि हमें हमारे भारत में रह रहे भाइयों के साथ ही, इंडियंस के साथ ही मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो किसी की भी नहीं है। ये इन्हें इंटरनेशनल इवेंट के होने के बाद पता चला। ऐसा क्या हुआ था इंटरनेशनली, अब वो सुनना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये लोग हैं मुस्लिम, ठीक है। ये पहले चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉयल बने रहना, हिंदू का दुश्मन बने रहना, पर अल्टीमेटली फिर इन्हें थोड़े से ज्ञान की प्राप्ति हुई और कुछ ऐसा हुआ दुनिया में जिसकी वजह से इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया गवर्नमेंट के साथ। देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो टर्की था, पहले ये टर्की नहीं था बेटा, ऑटोमन एम्पायर था। तो जो टर्की था, जो ऑटोमन एम्पायर था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ रहा था। जो टर्किश रूलर होते हैं उन्हें हम कैलिफ कहते हैं या खलीफा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? खलीफा। और कैलिफ को क्या भी बोलते हैं हम? रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स के जो रिलीजियस हेड हैं उन्हें हम इंग्लिश में कैलिफ कहते हैं, हिंदी में खलीफा कहते हैं। वो टर्किश रूलर होते हैं और टर्की की लड़ाई चल रही थी वर्ल्ड वॉर 1 में, किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। देयरफॉर जो मुस्लिम लीडर्स थे जैसे मोहम्मद अली एंड हिज ब्रदर शौकत अली, उन्होंने एनकरेज किया एंटी ब्रिटिश फीलिंग को एमंग द मुस्लिम इन इंडिया। देख रहे हो कैसे ड्रास्टिक चेंज आता है, इनके दिमागों में भी आया। अब मोहम्मद अली और शौकत अली अपने मुस्लिम भाइयों से कह रहे हैं कि आप भर भर के वो एक्टिविटीज़ करो जो एंटी ब्रिटिश है, ठीक है। मुस्लिम भाइयों को भड़का रही अंग्रेज़ों के खिलाफ, अब ये है ना एंटी ब्रिटिश फीलिंग जनरेट कर रहे हैं अमंग्स मुस्लिम। कौन? मोहम्मद अली, शौकत अली। तो क्या ये बात समझ में आई कि भाई हम पढ़ रहे हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ क्यों आई?
पहला रीज़न हमने पढ़ लिया। अब हम दूसरा रीज़न पढ़ रहे हैं कि इंटरनेशनल इवेंट। तो कौन सा इंटरनेशनल इवेंट? वर्ल्ड वॉर वन, जो 1914 से 1918 तक चला। उसमें सेंट्रल पावर में जहाँ जर्मनी था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, वहीं ऑटोमन एम्पायर भी था, जिसे हम टर्की के नाम से पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर। तो ये जो टर्की था, है ना, ब्रिटेन से हार भी रहा था, थोड़ा बहुत पीछे की तरफ चल रहा था, चलो वो भी एक बात थी, पर अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में तो था ही था। हारेगा वो तो बाद में हारेगा ही हारेगा। तो जो मुस्लिम भाई इंडिया में थे वो सब ये बोल रहे थे कि अब हमें भी इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में खड़े रहे। थर्ड पॉइंट, अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू फैक्शंस ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस के दो फैक्शंस बन गए थे, नरम दल गरम दल, मॉडरेट्स असर्टिव्स, है ना, या मॉडरेट्स और रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। तो मिसिस एनी बेसन जो थी, उन्होंने बहुत कोशिश की कि भैया ये दोनों दल, ये दोनों यूनाइट हो जाएं। ये जो दो विंग बन गई ना अलग अलग, असर्टिव नेशनलिस्ट और मॉडरेट नेशनलिस्ट, ये दोनों ब्रांचेस साथ में आ जाएं। किसकी? कांग्रेस की। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे और जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे, सब साथ में आए, तब जाके कोई बात बनेगी, ऐसा इनिबिशन को पता था, इसलिए इन दोनों को वो साथ में लाना चाहती थी। तिलक एंड हिज फॉलोअर्स रीजॉइंड द कांग्रेस इन 1916। तिलक ने और उनके फॉलोअर्स ने 1916 में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। फोर्थ वन, एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट सेटलमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड द लीग। अब वो कैसे एफर्ट्स किए गए हम वो पढ़ेंगे। जो लीग थी वो ज़्यादा लिबरल लीडरशिप के अंदर थी। देखो, लीग के पास अब ज़्यादा लिबरल लीडर्स थे। मिस्टर जिन्ना हैड सो फॉर हेल्ड अलूफ फ्रॉम द लीग। अब तक मोहम्मद अली जिन्ना लीग से दूरी बनाए हुए थे। समझ रहे हो बात? मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम होते हुए भी लीग को ज्वाइन नहीं किए थे, कांग्रेस का ही पार्ट थे। व्यूइंग इट एज प्योरली, मोहम्मद अली जिन्ना लीग को किस तरीके से देखते थे बेटा, कि भाई ये जो लीग है ये तो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी की बात करती है। वहीं पर जो कांग्रेस है वो फ्रीडम की बात कर रही है, ठीक है, अंग्रेज़ों से लड़ रही है कि हमारी कंट्री में सेल्फ गवर्नमेंट बनने दो, हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। वहीं पर जो मुस्लिम लीग है वो सिर्फ एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा 1916 तक मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था। बट नाउ ही वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ लीग। पर इस टाइम तक वो स्टॉन्च सपोर्टर बन गए, किसके? लीग के। स्टॉन्च सपोर्टर का मतलब होता है बेटा कट्टर समर्थक, है ना, बिल्कुल डाई हार्ट चाहने लगे कि नहीं यार, लीग तो लीग है, लीग से जैसा कुछ तो है ही नहीं, ठीक है। तो बहुत बड़े सपोर्टर बन गए कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, लीग के। ही, एक मिनट बेटा, ही एंड मोहम्मद अली फेवर्ड कोऑपरेशन विद द कांग्रेस। मोहम्मद अली भी और हमारे कौन भाई, जिन्ना भी, दोनों ही सपोर्ट कर रहे थे, ये इस बात के फेवर में थे कि हमें कांग्रेस से जाके मिल जाना। बेटा, जिन्ना तो उस टाइम में कांग्रेस लीडर के बहुत बड़े समर्थक भी थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे ये कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर्स की एक्टिविटीज़ को। इनफैक्ट जिन्ना इन दोज डे, जिन्ना उन दिनों एडमायरर बने कांग्रेस लीडर तिलक के, एनी बेसेंट के। ऑल इन ऑल, इस पैराग्राफ को एक बार फिर से समझ लो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, कि भाई 1916 तक तो दूरी बनाए रखी किसने? हमारे जिन्ना ने। किससे? लीग से। अलूफ का मतलब होता है दूरी बनाए रखना। उन्हें लगता था कि यार ये जो लीग है ये सिर्फ एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि ये कांग्रेस तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, ये पूरे इंडिया के लिए काम कर रही है, एक पैन इंडियन एम्पायर है जिसमें हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। पर बाद में ये खुद ही जो जिन्ना थे वो सपोर्ट करने लग गए, किसको? लीग को। पर भले ये जिन्ना हो या मोहम्मद अली हो, ये दोनों चाहते थे कि भाई ये कांग्रेस के साथ जाके मिल जाए। और उस टाइम में जो जिन्ना थे वो तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे किसको? कांग्रेस लीडर्स को, बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे कांग्रेस लीडर्स को। किसको बेटा? जैसे तिलक को, एनी बेसेंट को। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इजी है। वो क्या बोल रहा है भाई, बताओ क्या इंपॉर्टेंस थी 1916 में हुए लखनऊ सेशन की, जो हो रहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। दोनों साथ में आए थे ना इस सेशन के लिए। तो दिसंबर 1916 में कांग्रेस और लीग दोनों ने साथ में सेशन किया। कहाँ पर? लखनऊ में। इस सेशन की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि यहाँ पर जॉइंट स्कीम लाई गई रिफॉर्म्स की। दैट लेटर केम टू बी नोन एज लखनऊ पैक्ट, जिन्हें बाद में हमने किसके नाम से जाना? लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना,
ठीक है, और इन्हें फॉर्मली अडॉप्ट किया गया कहाँ, लखनऊ में। चलो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि क्या मेन फीचर थे और क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स थी लखनऊ पैक्ट की। ठीक है, इसे हम कांग्रेस लीग अकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अकॉर्ड का मतलब क्या बताया बेटा मैंने, समझौता। कांग्रेस लीग समझौता या अकॉर्ड। तो जो मेन फीचर्स थे लखनऊ पैक्ट के, पहला प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, 4/5 ऑफ द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर टू बी इलेक्टेड। किया, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये बात डिस्कस की गई कि जो प्रोविंशियल असेंबली होंगी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होगा, उसमें 4/5 लोग इलेक्टेड होंगे, सिर्फ 1/5 लोग नॉमिनेटेड होंगे। 4/5 इलेक्ट करके लाओ और सिर्फ 1/5 क्या करके आएंगे, नॉमिनेटेड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या चाह रही हैं कि 4/5 लोग चुन के आए, सिर्फ 1/5 नॉमिनेटेड हों। जो नंबर हो मुस्लिम मेंबर्स का वो वेरी करेगा प्रोविंस बाय प्रोविंस, पर उन्हें भी एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाएगा कि भाई इतने तो मुस्लिम होने चाहिए। ऑन द होल जो प्रपोर्शन था मुस्लिम मेंबर्स का वो ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल 50% इन पंजाब, 40% इन बंगाल, 30% इन यूपी। दे वर टू बी इलेक्टेड थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट। और ये कैसे इलेक्ट होंगे बेटा, सेपरेट इलेक्टोरेट से। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया से कैंडिडेट खड़ा भी मुस्लिम ही होगा और उसको जो वोट डालने वाले होंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे। पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, 30% यूपी में। देन इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, द इम्पीरियल दैट इज़ सेंट्रल लेजिस्लेटिव की अगर हम बात करें तो उसमें 150 मेंबर्स होंगे, जिसमें से कि 4/5 इलेक्टेड होंगे और 1/5 नॉमिनेटेड होंगे। 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स वर टू बी मुस्लिम। ऐसा लग रहा है मुस्लिम लीग कांग्रेस लीग अकॉर्ड में ज़्यादा मुस्लिम्स की ही चली, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने अच्छा खासा नंबर मांगा और इम्पीरियल लेजिस्लेचर मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी क्या बोला कि 1/3 कौन चुन के जाएंगे, मुस्लिम। ठीक है, 150 टोटल मेंबर होंगे, जिसमें से कि 4/5 इलेक्टेड हों, 1/5 नॉमिनेटेड हों, और जो 1/3 मेंबर होंगे इलेक्टेड मेंबर्स में वो कौन होने चाहिए, मुस्लिम होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई जो पार्स इंपीरियल लेजिस्लेचर के पास हैं उस पर क्या लगाई जाए, लिमिटेशंस। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई बहुत सारी पावर उस टाइम इंपीरियल लेजिस्लेचर के पास थी, उनकी पावर को लिमिटेड करना है। अब ये लोग कह रहे हैं कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, मेकिंग ऑफ वॉर, पीस एंड ट्रीटी, इन्हें इंपीरियल लेजिस्लेचर के कंट्रोल से बाहर लाया जाए। एक्सक्लूड करना मतलब होता है बाहर कर देना। ठीक है, जो कंट्रोल इंपीरियल लेजिस्लेचर का इन सब चीज़ों पे है वो हट जाए। जो गवर्नर जनरल है उसके पास वीटो पावर होनी चाहिए। अ बिल पास बाय काउंसिल, अगर काउंसिल ने कोई बिल पास भी कर दिया है तो उसके लिए वीटो कौन कर सकता है, गवर्नर जनरल। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, ही कुड स्टॉप इट बीइंग पुट इनटू एक्शन। और गवर्नर जनरल के पास ये ताकतें हों कि उस बिल को वो एक्शन में ना आने दे अगर कोई खराबी उसमें है तो। देन गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब हम किसकी बात करेंगे, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। तो लीग और कांग्रेस दोनों का कहना ये है कि हाफ द मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो उसमें आधे लोग कौन हो, इंडियंस। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना। अभी हमने क्या बोला कि जो गवर्नर जनरल है वो वीटो लगा सकता है। तो ये गवर्नर जनरल को इतनी शक्तियाँ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, उसमें ये डिमांड कर रहे हैं कि हाफ से ज़्यादा मेंबर कौन हो, इंडियंस। ठीक है, फिर से देखो, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हाफ द मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियन, इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उन्हें कौन चुने, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर चुन के भेजेंगे। ठीक है, देन द ऑटोनमस प्रोविंसेस। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, द ऑटोनमस प्रोविंसेस। क्या बोल रहा है बेटा ये पॉइंट, ये बता रहा है कि अब लीग कांग्रेस अंग्रेजी हुकूमत से, ब्रिटेन गवर्नमेंट से, ब्रिटानिया सरकार से ये कह रहा है कि भैया प्रोविंस को ऑटोनमी दो। ठीक है, उनके रेस्पेक्टिव स्पेयर्स में जो भी फैसला उन्हें लेना है वो ले पाए, इतनी शक्तियाँ आप उन्हें दो। जो इम्पीरियल या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है शुड नॉट ऑर्डनरली इंटरफेयर इन द लोकल अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे
अफेयर्स में इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोविंस की साइड से अब लीग और कांग्रेस कह रहे हैं कि प्रोविंसेस को अपनी अपनी हिस्से की ऑटोनॉमी दे दो, वो अपने डिसीजंस खुद लें, सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह अपनी नाक ना घुसाए, ठीक है, हर मैटर में इंटरफेयर ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है सेफगार्डिंग रिलीजियस इंटरेस्ट। तो भैया ये भी बिल्कुल साफ साफ कह दिया दोनों ही कम्युनिटी के लोगों ने कि भले कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, भले वो इम्पीरियल हो या प्रोविंशियल हो, अगर ये कोई भी बिल या ऐसा रिजोल्यूशन लाएंगी जो कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, भले वो हिंदू कम्युनिटी को करे या मुस्लिम कम्युनिटी को करे, तो इसके पहले अगर 3/4 मेंबर जो होंगे उस कम्युनिटी के वो इस बिल को अपोज कर दें इस ग्राउंड पे कि भैया ये हमारी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, तो वो बिल पास नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कांग्रेस भी अपनी साइड से और लीग भी अपनी साइड से कह रही है कि भाई अगर ऐसा कोई बिल आता है हमारी कम्युनिटीज़ को लेके जो हमारी कम्युनिटीज़ को एडवर्सली पूरी तरीके से हार्म करेगा, और अगर हम में से 3/4 मेंबर जो उस टाइम चुने हुए नेता हैं, है ना, मेंबर्स, अगर वो डिनाई कर दें तो वो बिल नहीं आना चाहिए। देन नेक्स्ट बात जो रखी कांग्रेस ने और लीग ने वो ये थी कि भैया एबलिशन होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए इंडिया काउंसिल को। जो काउंसिल थी द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि ऑपरेट करती थी कहाँ से? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काउंसिल था, ठीक है, जो इंग्लैंड में बैठ के इंडिया के लिए फैसले लिया करता था। कांग्रेस और लीग दोनों कह रही है कि उससे एबलिश कर दो भाई, वो इतनी दूर बैठे बैठे हमारे लिए क्या डिसीजन लेगा, ले ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट और जो नेक्स्ट डिमांड थी मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की वो ये थी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में प्रॉपर सेपरेशन हो, एक ही व्यक्ति दोनों काम ना करे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुड हैव नो जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पास कोई जुडिशियल पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो मेंबर होंगे जुडिशरी के वो हर प्रोविंस में हो, और भले ही वो किसके कंट्रोल में हो, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट प्रोविंस, पर जुडिशरी अलग हो और एग्जीक्यूटिव अलग हो, एग्जीक्यूटिव्स के पास कोई जुडिशरी पावर ना हो। देन ड्रॉबैक्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट, इस लखनऊ पैक्ट के ड्रॉबैक क्या थे? ठीक है, लखनऊ पैक्ट के बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। पहला, ये जो पैक्ट था इसने अलाइव रखा एक गंदे से सिस्टम को जिसका नाम है सेपरेट इलेक्टोरेट, एक एरिया जहाँ पे कैंडिडेट भी उसी कम्युनिटी का हो और उसके लिए वोट डालने वाले भी सिर्फ उसी कमेटी के हों, उसी कम्युनिटी के हों, ठीक है। तो ये तो सिस्टम ही गलत हो गया ना, बाकी के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं क्या उनके वोट की कोई वैल्यू नहीं होगी? प्रॉब्लमेटिक है। तो पहली जो बुराई थी इस पैक्ट की वो ये थी कि इसने अलाइव रखा, जिंदा रखा कि इसको सेपरेट इलेक्टोरेट के सिस्टम। अब बेटा जो कांग्रेस थी वो तो सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर उसने कैसे अग्री कर लिया इस बात से कि चलो ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं? उसे नहीं मानना चाहिए था बेटा, क्योंकि कांग्रेस एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन and should not have agreed to any scheme of separate or communal electorate for Muslim। तो पहली जो गलती थी लखनऊ पैक्ट की वो यही थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात इन लोगों ने की, सेपरेट इलेक्टोरेट को ज़िंदा रखा, जबकि कांग्रेस तो एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्यों कांग्रेस इस बात के लिए तैयार हो गई, लीग के बात को मान लिया, लीग को सपोर्ट कर लिया कि ठीक है भाई तुम सेपरेट इलेक्टोरेट रखो, जबकि इसको मानना ही नहीं था। दूसरा, ये जो पैक्ट था ये मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को काउंसिल में बहुत ज़्यादा बढ़ा के दिखाता था एज़ कम्पेयर टू देयर प्रपोर्शन इन द टोटल पॉपुलेशन। मेरे को सही में रह रहे की बात समझ में नहीं आ रही कि इतना क्या बोलना चाहिए, अपीस क्यों किया कांग्रेस ने लीग के लोगों को? भाई जितनी उनकी पॉपुलेशन उस प्रपोर्शन में भी सीट्स देते तो भी ओके था, है ना, रिप्रेजेंटेशन देते तो भी ओके था, पर फार मोर देन रिक्वायर्ड दिया गया कांग्रेस को, ठीक है। सेकेंड जो बुराई थी वो ये थी कि जो पैक्ट था ये मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा था, एक्सेस में रिप्रेजेंटेशन मिल गया था, ठीक है, किसको? मुस्लिम्स को। थर्ड, ये जो पैक्ट था ये कम्युनल वीटो की बात करता था लेजिस्लेशन में, ठीक है, बिकॉज नो लेजिस्लेचर कुड प्रोसीड विथ एनी बिल इफ 3/4 ऑफ द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी अपोज्ड इट, ठीक है। ये कम्युनल वीटो की बात करता था कि अगर किसी कम्युनिटी के 3/4 लोगों ने मना कर दिया तो बिल कभी पास ही नहीं होगा।
तो ऐसे बहुत सारे जो काम उस टाइम में हो सकते थे वो नहीं हो पाए। फोर्थ, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच थी गवर्नमेंट की, गवर्नर्स एंड द गवर्नर जनरल्स, वो रिस्पॉन्सिबल होते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के लिए, जो ऑपरेट होती थी इंग्लैंड से। पर कांग्रेस और लीग दोनों ही इसको ख़त्म करने की बात कर रहे थे। बेटा ये पॉइंट में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ और समझने समझाने की ज़रूरत है, तो इस पॉइंट पे स्टार लगा लो, ठीक है। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। जल्दी ही डिस्कस इसी वीक में मैं डिस्कस कर लूँगी। और अगर नहीं मैं उस टाइम तक एक्सप्लेन कर पाई तो अपने टीचर को एक बार कंसल्ट करना, किसी और यूट्यूब वीडियो में देखना, पर इसको क्लियर कर लेना तुम लोग, ठीक है। चलो, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में मैं इस पॉइंट को समझा दूँ। फाइनली ऑल दीज डिसीजंस वर मेड एट द टॉप लीडरशिप। देखो जितने भी डिसीजन कांग्रेस या लीग ले रही थी वो बैठ के कौन लोग डिसाइड कर रहे थे, टॉप लीडरशिप डिसाइड कर रही थी। देयर वॉज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मासस इन दिस अकॉर्ड। इस अकॉर्ड में, इस समझौते में जनरल हिंदू जनरल मुस्लिम को तो कंसिडरेशन में लिया ही नहीं गया, टॉप लीडरशिप सारे डिसीजंस ले रही थी। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with impact or significance of the pact.